प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंद्रलोक गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का ये तीसरा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग मोशन पढ़ेंगे। तो मोशन स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि आज गति तो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो बच्चे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। अच्छा, और जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, उसको जाकर एक एक लेक्चर वाइज उसको देख सकते हैं। पॉलिटी और फिजिक्स अभी शुरू हो चुकी है, तो पॉलिटी के 5 लेक्चर या 6 लेक्चर हो गए हैं और ये फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है। उसके बाद में ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू कर देंगे कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में। तो अच्छा, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का वो लगभग 7 फेज़ में हुआ, तो उसमें अभी उसका जो सीबीटी 1 का मतलब कि आंसर किया गया है, तो आंसर की तो कुछ गलत है उसमें। जो भी मतलब चैलेंज करना होगा आप लोग कर दीजिएगा, लेकिन उसमें मैं ये बता दूं कि जिन बच्चों का 50+ मार्क्स आ रहा है, जिन बच्चों का भी 50+ मार्क्स आ रहा है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें क्या करना है कि वो लोग सेकेंड एग्ज़ाम के लिए तैयारी अपना शुरू कर देंगे। अगर मान के चलो कि 50+ अगर आया और वो सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं या 50 से कम भी आया तो अपना पढ़ते तो रहना है। और मान के चलो कि अगर एनटीपीसी फेज़ 2 में भी नहीं हुआ रिजल्ट, और मान के चलो कि रेलवे में एग्ज़ाम मतलब कि हुआ और रिजल्ट हुआ ही नहीं, जॉब नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि पढ़ना लिखना कोई छोड़ देगा। पढ़ना लिखना तो छोड़ना नहीं है, तो आगे तो तैयारी करना है। अभी बहुत सारे फॉर्म आएंगे, उसको फिलअप करके किसी ना किसी में तो जॉब होगा। ऐसा थोड़ी है कि मान के चलो कि कोई भी एक एग्ज़ाम फेल हो जाने से ऐसा थोड़ी है कि कोई पढ़ना लिखना छोड़ देगा, फिर दूसरे एग्ज़ाम देना। तैयारी रहेगी तब तो। अब पढ़ाई छोड़ देने से क्या होगा। कुछ टीचर ऐसे बता रहे हैं, जो भी मतलब कि यूट्यूब चैनल बड़े बड़े, कि सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओ, जिनका इतना % मार्क्स है, जिनका कितना भी नंबर हो, 10 नंबर भी हो, वो भी तैयारी करो। मान के चलो कि रेलवे में नहीं होगा, फिर अगला तो एग्ज़ाम और तो आएगा, फिर मान के चलो कि एसआई का जॉब आएगा, कांस्टेबल, किसी चीज़ का तो आएगा, किसी में हो जाएगा। तो छोड़ना नहीं है, तैयारी को छोड़ना नहीं है, चाहे रेलवे में हो या ना हो। 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, 50 नंबर आए, 100 नंबर आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना चुपचाप काम है पढ़ते रहना, तो अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। उसके बाद में अभी हम लोग शुरू करेंगे मोशन। तो गति के चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद में कुछ चीज़ें इसमें पढ़ ले। तो गति में ये फिजिक्स का पहले तो बता दें, फिजिक्स का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग शुरू करेंगे गति। गति ये होता है मोशन। मोशन चैप्टर आज शुरू होगा। तो मोशन को पढ़ाने से पहले अच्छा मैं ये बता दे रहा हूँ कि यूट्यूब पर जो फिजिक्स की क्लास अगर कोई सर्च करता है तो ये देखे कि गति के लिए या कोई भी फिजिक्स का क्लास, यूनिट एंड डायमेंशन मैंने 2 लेक्चर में पढ़ा दिया टोटल। मैंने 2 लेक्चर में मतलब बता दिया। तो उसमें कुछ इंट्रोडक्शन था, फिजिक्स के बारे में था, तो मतलब जो फिजिक्स के फादर ऑफ ये सब मतलब वो सब ज़्यादा ले लिया था। बाकी यूनिट एंड डायमेंशन तो 2 मतलब 5 मिनट का खेल है। और बाकी टीचर यूट्यूब पर जो भी पढ़ाए हैं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले, उनका लेक्चर पढ़ा है। एक एक वीडियो मतलब 55 मिनट से एवव है, और करीब मान के चलो कि 7-8 लेक्चर, कम से कम 8-8 लेक्चर है। अब यही बताओ कि यूनिट एंड डायमेंशन के लिए अगर एक बच्चा 55 मिनट के हिसाब से, 1-1 घंटा के हिसाब से, मान के चलो कि 8 घंटा अगर हो रहा, 8 लेक्चर, मान के चलो अगर 6 घंटा भी हुआ, तो यार एक चैप्टर पढ़ने के लिए अगर 1 घंटा लग जाए तो फिर वो पढ़ाई किस काम का। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम अगर कोई देने गया तो यूनिट डायमेंशन से कितना क्वेश्चन पूछता है या मेजरमेंट से ही कितना क्वेश्चन पूछता है, तो हद से ज़्यादा होगा तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा या तो वो भी नहीं पूछेगा। ऐसा थोड़ी है कि मेजरमेंट से एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, वो भी नहीं पूछेगा। और फिर भी पढ़े हो कितना, 6 घंटे। क्या प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं प्रॉफिट होगा फिर है। तो स्मार्ट तरीके से एक होता है, क्या होता है, एक तो गधा होता है और एक घोड़ा होता है।
गधा कितना भी दौड़ जाए वो घोड़ा नहीं होगा। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। तो ये देखना है कि मतलब आप लोग किस कैटेगरी में हो, घोड़ा बनना है या गधा बनना है। गधा बनना है तो फिर वही है कि एक मेजरमेंट के लिए, मोशन के लिए मैंने देखा वीडियो, तो मोशन के लिए एक एक टीचर का, बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले इसको पढ़ाए कितने लेक्चर में, तो 9 लेक्चर में पढ़ाए। और सारे लेक्चर कोई 58 मिनट का है तो कोई 50 मिनट का है, तो मतलब 50 मिनट से सब एबव है और 9 घंटे तक। इसमें क्या होता है, 9 घंटे में पढ़ाया तो वही जाता है, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कोई बड़ी कोचिंग है तो पहले तो जो कोचिंग है, तो कोचिंग का पहले तो प्रचार होगा, कोचिंग का प्रचार पहले धूमधाम से होगा, हाँ, डीजे बजा के। तो अब बहुत मज़े में मतलब कि बच्चा पढ़ता है, हाँ, कि किसी को, अरे हमको क्या मतलब है, अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने 80,000 तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो उसमें हम लोग क्या करें। भारत सरकार तो तालिबानियों से जाकर तो बातचीत तो कर रही है, हाँ, तो ये सब भारत सरकार का काम है, हाँ, विदेश मंत्रालय अपने देश में है, हम लोग को उससे क्या मतलब। हम लोग को तो जो पढ़ना है वो पढ़ना है, बाकी अगर फालतू की बात करें तो फिर तो टाइम पास ही होगा। हाँ, अब इतना एज नहीं बचा है अभी, तो कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो एज अभी 21 साल हुआ जुलाई में, 21 जुलाई 21 जुलाई 2000 मेरा है, तो 2020 को 2021 को मेरा 21 साल एज हुआ। और जिन लोगों का इससे ज़्यादा है, जिन लोगों का एज 21 साल से ज़्यादा है, वो लोग अगर अपना टाइम ख़राब करेंगे तो फिर 25 एज हो जाएगा, फिर उसके बाद में शादी विवाह होगा, फिर माथापच्ची वही बेरोजगारी, फिर बाल बच्चे वही होंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। और बाकी सरकारी स्कूल में क्या होता है वो सबको पता है। तो फिर वही होगा, जैसे आप लोग का जॉब नहीं होगा, बाल बच्चे का भी नहीं होगा, फिर पूरा खानदान के खानदान, पूरा वंश चौपट हो जाएगा। इसीलिए टाइम खराब किए बिना कॉमेडी कुछ नहीं। हाँ, पढ़ाई में ऐसा नहीं, ऑफलाइन क्लास होता तो कॉमेडी तो अच्छा चीज़ है, मतलब कि मन खुश रहता है। लेकिन जब पढ़ने का मन करे और टीचर मजाक करे, कितना गुस्सा आएगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत गुस्सा आता है, हमको भी गुस्सा आता है कि अरे यार, हम आधे घंटे, मान चलो एक वीडियो है अगर आधा घंटा का, एक वीडियो अगर आधा घंटा का है 30 मिनट का, इसमें अगर हमने केवल 3-4 बात बताया, 3 बात बताया या 4 बात बताया आधे घंटे में, और तुम्हारे कितने टाइम खराब हो गए, आधे घंटे पूरे बर्बाद हो गए। अब वही बताओ कि आधे घंटे में बर्बाद करके केवल 4 चीज़ें सीखे हो। अगर आधे घंटे किताब पढ़ लो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, हाँ, याद हो जाएगी, फिर उसके बाद में जॉब हो जाएगा, फिर पूरा परिवार, माँ बाप सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, ये मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है और यही सच्चाई है। इसको जो लोग नहीं मानते हैं, जिन लोगों को लग रहा हो कि ये बकवास है, तो उनकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। हाँ, रोड पर जो लोग ठेला चलाते हैं, किसी किसी लोगों को दया आती है, मुझे भी दया आती देखकर, लेकिन वैसे लोगों पर बहुत कम दया आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पढ़ने का एज होता है तो वे लोग पढ़ते हैं नहीं। पढ़ोगे नहीं। हाँ, एक ऐसे बाइक है, एक बाइक ले लिया, यहाँ से ऐसे करके इसको हैंडल लगा दिया और इस पे 4-4 लड़का बैठेगा, 5-5। और एक ड्राइवर साहब जो रहेंगे वो स्लेटर लेकर पूरा स्पीड में गाड़ी को चलाएंगे। और फिर वही छेड़खानी करेंगे इधर उधर। और जब बुढ़ापा आएगा तो फिर क्या होगा, फिर वही ठेला चलाना है, तो फिर लोगों को दया आएगी। अरे यार, तुमने अपने जवानी को बर्बाद कर दिया मज़े लेने में। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से गरीब होते हैं, तो उनके पास पढ़ने के लिए कोई मतलब कि होता ही नहीं है सोर्स, तो वो लोग गरीब रह जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास होता है, बुलेट पे घूम रहे हो, हाँ, पूरी जवानी मज़े ले रहे हो, तो फिर बुढ़ापा में अगर गाड़ी ना चलाओगे, ठेला ना चलाओगे, रोड पे कचरा ना उठाओगे, तो फिर क्या करोगे? प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। सब कुछ मेहनत से हासिल होता है। फोकट में इस दुनिया में कुछ नहीं होता, फ्री में कुछ नहीं होता। नहीं तो सब आदमी, पूरा इंडिया आज भी सोता रहता, पूरा विश्व सोता आराम से। मजे सोने में किसको अच्छा नहीं लगता है?
सबको अच्छा लगता है। कौन कौन सोचता है कि हम बहुत सारा काम करें, ये करें, पत्थर तोड़े, ये करे वो करे, हाँ ठेला चलाएं। सब कुछ सोचता है कि मज़े में क्या मज़े की लाइफ होती, फोर व्हीलर होता, BMW कार लगा होता, लैम्बोर्गिनी लगा होता, एकदम से AC से निकलते, आराम से गाड़ी में बैठते, बॉडीगार्ड इधर होता उधर होता, जहाँ जाते तहाँ वहाँ पर एकदम क्या होता, सर 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 सब जगह गूंजता, सबको लगता है। लेकिन जो मेहनत करता है उसको मिल जाती है सफलता। चलो ये सब तो चीज़ें थी फालतू की बातें। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ फाइनली कि जिन लोगों का CBT 1 में 50 मार्क्स से ज़्यादा है वो CBT 2 की तैयारी करें, और जिन लोगों का कम है वो भी तैयारी करें, और वो दूसरी चीज़ों की तैयारी करें, CBT 2 का भी तैयारी करें। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ने से पढ़ाई बेकार हो जाता है, पढ़ाई बेकार कभी नहीं होता है। तो वो भी पढ़ें, अगला एग्ज़ाम देकर देखें। ऐसा थोड़ी है कि सब लोगों का एक ही बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट जॉब हो गया, होता ही नहीं है। किसी किसी का हो गया तो हो गया, वो भी गलती से। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात होता है कि कोई 6, 7, 8 क्लास में ही, मतलब 10th क्लास के अंडर में ही पढ़ लिया होता है बहुत सारी चीज़ें। तो जो अगर 10th क्लास एग्ज़ाम पास करने से पहले ही पढ़ लिया है तो बाकी उसको आगे पढ़ने में कम प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने 8 क्लास तक तो बहुत चीज़ें नहीं पढ़ा, लेकिन 9th और 10th में मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सब कुछ। अभी तक मुझे सब कुछ याद है। साइंस ऐसे पढ़ना होता है, जैसे साइंस अभी मैं गति पढ़ाऊँगा तो इसमें गति अगर कुछ भी मैं बताऊँ तो ऐसे तो नहीं है कि हमको एकदम से गति पढ़ना पड़ेगा और 10-10 घंटे हम बैठ के तैयारी करें फिर उसके बाद में पढ़ाएं। ऐसा थोड़ी होता है। अरे गति में जो जो चीज़ें हैं वो हमको मालूम है, जो क्वेश्चन पूछने वाला है उतना मालूम है कि क्या क्या पूछता है। अब हम 10 लेक्चर बना दे मोशन के लिए, हाँ ये बताओ, मतलब कि 50-50 मिनट का, ये कौन सी बाहुबली है? अरे 2-4 क्वेश्चन पूछता है, ऐसा तो नहीं है ना। कोई एग्ज़ाम अगर गया देने के लिए, अगर BPSC का गया एग्ज़ाम देने के लिए, तो BPSC प्री का एग्ज़ाम अगर देगा तो मोशन से हद से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछ ले साइंस में, या तो वो भी ना पूछ ले। अब पढ़ रहे हो, ऐसे लग रहा है कि तुम मोशन का ही एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मोशन का तो एग्ज़ाम देने जाना है नहीं। तो हम लोग अभी मोशन शुरू करते हैं, गति। तो गति शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक शेयर जो भी करना है वो सब कर देना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जो भी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हैं उसको सीरियल वाइज सीक्वेंस से देखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक उठाए, हालांकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें तो लिखा होगा कि मेजरमेंट का ये पहला टॉपिक, फिर उसके बाद में मोशन का ये दूसरा टॉपिक, तो ऐसे करके पढ़ लेना। तो मैं गति शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि पहले तो रेस्ट बता दो कि रेस्ट क्या होता है। तो मतलब एक गति है तो इसका उल्टा क्या होगा, विराम। तो विराम क्या होता है, तो इसमें क्या है, विराम। विराम क्या है, अर्थात रेस्ट। तो रेस्ट में कौन है, तो जो रुका हुआ है। अपने से समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे 10th पास कर गए होंगे तो उन लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो लोग 9th क्लास में और 10th क्लास में ये सब बहुत चीज़ें अच्छे से पढ़े होंगे। तो उन लोगों को ये सब बातें समझ में आनी चाहिए कि रेस्ट अपने से समझ में आता है। अब इतना तो ऐसा नहीं है कोई कि दूध पी रहा है उसको एकदम से सब चीज़ बताना है, घोल घोल के पिलाना है, पिलाना कुछ है नहीं, अपने समझ में आ रहा होगा रेस्ट। तो इसको मैं फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर कोई दो पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। अगर समय के साथ, कोई समय हो निश्चित समय के साथ, अगर समय के साथ ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट ये अपना क्या करे, पोजीशन को चेंज कर जाए। मतलब अगर ये दोनों 5 सेंटीमीटर, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ये है एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और 4 सेकेंड बाद, आफ्टर 4 मिनट, मतलब 4 सेकेंड या 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करे, ये 10 से
या तो इधर आ जाए या तो इधर आ जाए। मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर पर आ जाए, मतलब ये यहाँ आ जाए और इसकी दूरी क्या हो जाए, मतलब 10 से घटकर 8 सेंटीमीटर हो जाए या 6 सेंटीमीटर जितना भी हो जाए, या यहाँ से मतलब क्या करे बढ़ के 15 सेंटीमीटर या 10 से ज़्यादा पर चला जाए। तो क्या होगा, ये क्या हुआ, पोजीशन को तो चेंज कर गया, समय के साथ स्थान परिवर्तन हो गया, तो ये क्या होगा, गति होगा। लेकिन अगर पोजीशन समय बढ़ रहा है और ये यहीं के यहीं स्थिर है तो क्या होगा, वो विराम माना जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी और इसको बाकी टीचर 2-2 घंटे इसको इतना ही बताने में लगा देते हैं। इतनी बातें समझ, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट वन, अच्छा जो भी ऑब्जेक्ट है तो फिजिक्स में वस्तु बोलो या पिंड, मतलब पिंड ही बोला जाता है लगभग। तो एक पिंड ये है और एक पिंड ये है। अगर ये पिंड समय के साथ इसके रिस्पेक्ट में अगर ये अपना पोजीशन चेंज करे, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है और 10 मिनट के बाद भी 10 ही सेंटीमीटर के दूरी पर रहेगा तो ये रेस्ट में माना जाएगा। ऐसा नहीं कि ये घूम कर और यहाँ से ऐसे आ जाए 10 सेंटीमीटर, फिर भी तो ये 10 ही सेंटीमीटर है, तो ये फिर भी मोशन में माना जाएगा। लेकिन इसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, सेंटीमीटर से मतलब नहीं है। समय तो परिवर्तन हो रहा है तो पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। ये दूरी तो अलग चीज़ है, मतलब तो मैं दूरी बता दे रहा हूँ, लेकिन दूरी के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पोजीशन चेंज होता है तो वो रेस्ट में माना जाएगा, मतलब मोशन में माना जाएगा, और पोजीशन अगर चेंज नहीं होता तो वो विराम में माना जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। जैसे अगर मैं ये बता दूं कि यहाँ से अगर यहाँ पर एक, जैसे ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी तो एक ऑब्जेक्ट हो गई, और ये चंद्रमा है तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठा है, जो भी है, वो क्या होगा, वो एक ही फ्रेम है, तो एक फ्रेम में सभी चीज़ें रेस्ट में मानी जाएगी। और ये क्या होगा, यहाँ से अगर इसको दिखा दे तो ये गति में दिखेगा। जैसे ये बता दूं कि अगर कोई एक ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन में ऐसे करके सीट बना हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में पोजीशन चेंज अगर नहीं हो रहा है, ये ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चल रही है तो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये बाहर में ये भाई साहब खड़े हैं, ये भाई साहब अगर खड़े हैं तो ये अगर ये इन लोगों को देखे तो ये क्या लगेगा कि ये चल रहे हैं, अगर ये इन लोगों को देखे तो लगेगा कि भाई साहब ये चल रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो जो बगल के सीट पर बैठा होगा वो रेस्ट में माना जाएगा, और बाहर की चीज़ें लगेगी कि वो गति कर रही है। और जिस फ्रेम में इंसान होता है उसको रेस्ट में मान लिया जाता है। अगर ट्रेन में इंसान है तो वो अपने आप को रेस्ट में मानेगा और बाकी सभी चीज़ें चलती हुई मानी जाएगी। अच्छा, तो विराम तो समझ में आ गया होगा और गति भी समझ में आ गया। एक ही बार में दो चीज़ें समझ में आ गई। मोशन ये भी समझ में आ गया। क्या होगा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि समय के साथ किसी वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थान परिवर्तन गति कहलाता है। अच्छा, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब दूसरी बात
कि गति कई प्रकार का हो सकता है। एक तो ये होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और ये सीधी रेखा में एकदम जा रही है, तो ये क्या होगा, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति होगा। ये क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। लीनियर मोशन। और क्या होगा कि अगर जैसे एक चींटी है, ये चींटी है और ये चींटी अपने पाथ पे ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे घूम रही है, तो इसका रास्ता इधर से इधर गया, ऐसे 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 करके घूम कर आया, तो ये से चलना शुरू की और बी सी डी और ई, तो ए से बी सी डी के रास्ते ई पर आ गई। तो ये क्या की कि ये रैंडम गति में चली। हाँ, तो ये क्या होगा, यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति। ये क्या होगा, वक्राकार गति या रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। तो ये सरल रेखा में गति करता है, मतलब सीधी रेखा में गति करता है, तो सरल रेखीय गति। और ये रैंडम मोशन क्या होता है कि किसी भी तरीके से, जैसे मक्खी उड़ती है तो मक्खी क्या करती है, मक्खी तो सीधी रेखा में उड़ेगी नहीं, यहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से यहाँ आएगी, तो वो क्या होगा, वो रैंडम मोशन के रूप में उसको देखेंगे। और क्या होता है कि इसके बाद में अगर बाकी चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन में आवर्त गति, दोलनी गति, ये सभी चीज़ें पढ़ना है, तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आवर्त गति क्या होता है। इन चीज़ों को मैं मिटा दे रहा हूँ और बता दूँ, ये सब समझने वाला चीज़ है, बाकी इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है कि अरे भाई क्या है क्या नहीं है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं। तो आवर्त गति क्या होता है, आवर्त गति ये क्या है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के दौरान, पीरियोडिक मोशन इसमें क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराना। क्या होगा, आवर्त गति। इसका एग्जाम्पल क्या मैं बता दूं, इसका एग्जाम्पल जैसे कि सरल लोलक की गति। सरल लोलक की गति, अच्छा ये क्या होता है, टी बराबर 2π/L होता है, वो तो अलग पेंडुलम में पढ़ेंगे। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो ये होता है। उसके बाद में क्या होता है, दोलनी गति। एक दोलनी गति होता है, दोलनी गति होता है। दोलनी गति क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु के, एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे या दाएं बाएं, ऊपर नीचे या दाएं बाएं की गति। इसमें एग्जाम्पल में मैं बता दूं, इसमें क्या होगा, पेंडुलम की गति। पेंडुलम की गति। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद में कुछ चीज़ें और हैं, फिर उसको मैं आगे ये मिटा के फिर लिख दे रहा हूँ। फिर इसके बाद में क्या है, पढ़ना बहुत तेज़ी में है क्योंकि एग्ज़ाम अब तुरंत से होने वाला है। फटाफट फॉर्म आएगा, फिलअप करना है, जॉब करना है। बाकी फालतू बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आधे घंटे में, ऐसा नहीं कि आधे घंटे टाइम हम ले लिए और उसके बाद में टाइम खराब करते चले। इसके बाद में क्या है, वृत्तीय गति।
वृत्तीय गति। ये क्या होता है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई पिंड, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ये होता है वृत्तीय गति। उसके बाद में एक होता है रोटेटरी मोशन। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे यार रोटेटरी याद ही कर लो। रोटेटरी मोशन एक घूर्णन टाइप पे करके ऐसे बोलते हैं, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होता है कि अगर कोई पिंड है, मैं ये बता दूं कि कोई ये पिंड है और ये अगर इसके सारे पार्टिकल्स, जो भी इस पार्टिकल से ये बना है, इसके सारे पार्टिकल अगर वृत्तीय पथ पर गमन करते हो तो ये रोटेटरी मोशन बोला जाएगा। इतनी बातें समझ? अरे यार मैं ये बता दूं, पहले लिख दूं फिर उसके बाद बता दे रहा हूँ। रोटेटरी मोशन क्या होता है? किसी पिंड का, एक किसी है, किसी पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता हो। जैसे ये अगर इसको मान लो ये पृथ्वी है, पैंजिया और पैंथालसा, दो भाग थे पहले, पैंजिया और पैंथालसा, फिर अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में बटी। अच्छा वो सब चीज़ें यहाँ पर है। नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, इधर है यूरेशिया का पार्ट, इधर है क्या अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, इधर एशिया। तो जो भी है, अगर ये अपने अक्ष पे ऐसे करके घूम रही है, ऐसे करके घूम रही है जब, तो ये जो है ये अगर यहाँ से, अरे यार यहीं पर तो है 49 49वीं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा यही तो है, अमेरिका को कनाडा से अलग करती है, हैं? तो ये क्या है? 49वीं अक्षांश रेखा यहाँ पर है। तो ये जब भी ऐसे घूमेगी तो ये क्या होगा? ये 49वीं यहीं की यहीं रहेगा, लेकिन ये इधर से अगर यहाँ पर है तो ये क्या होगा? ये बड़ा अगर है तो यहाँ अगर अमेरिका है तो ये ऐसे घूमते जाएगा, हमेशा से ऐसे आएगा फिर ऐसे घूमते जाएगा, हैं? इतनी बातें समझ में आ गई। तो उसका प्रत्येक कण क्या होना चाहिए? तो वृत्तीय गति करना चाहिए। उसके बाद में अब हम लोग पढ़ लें, फिर उसके बाद में पढ़ ले डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी, यही सब तो पढ़ना है। तो दूरी क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? तो ये होता है किसी पिंड द्वारा, पिंड द्वारा समय, किसी समय अंतराल में, किसी पिंड द्वारा किसी समय अंतराल में जितनी, मतलब कि वो पाथ को कवर्ड करता है वो उसकी क्या होगी? टोटल दूरी कही जाएगी। तो किसी पिंड द्वारा निश्चित समय अंतराल में या किसी समय में, किसी समय अंतराल में किसी समय अंतराल में जो भी पाथ, जो भी रास्ता तय किया जाता है, रास्ता तय किया जाता है, तय किया, तो वो रास्ते की लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई क्या होगी? दूरी कही जाएगी।
दूरी कही जाएगी ना। अच्छा, तो दूरी तो ये हो गई, तो फिर विस्थापन क्या हुआ, तो मैं विस्थापन को भी बता दे रहा हूँ। अच्छा, दूरी को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये सब चीज़ बहुत आसान है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ से इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आया, और फिर इधर से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ आ गया। तो यहाँ से अगर ये 2 सेंटीमीटर चला, ये 1 सेंटीमीटर चला, ये 2 सेंटीमीटर चला, ये 3 सेंटीमीटर चला, ये 1 सेंटीमीटर चला, और ये मान के चलो कि 10 सेंटीमीटर चला, ये 2 सेंटीमीटर चला, और ये 4 सेंटीमीटर चला। तो इसकी कुल दूरी यहाँ पर फिर आ गया। तो इसने कुल कितना पाथ तय किया, जो भी रास्ता तय किया, तो यहाँ से 2, 1 3, 2 5, 3 8, 9 और 9 और 10 19 और 2 21 और 4 25। तो इसके द्वारा तय दूरी तय की गई कुल दूरी क्या होगी, तो कुल दूरी बराबर रास्ते की कुल लंबाई, यही तो होगा। अरे डिफिनीशन में तो मैंने यही बताया कि रास्ता की कुल जितनी लंबाई होगी वही क्या होगी, तय की गई कुल दूरी होगी। तो ये कितनी थी, तो 25 सेंटीमीटर। तो ये रास्ते की लंबाई कितनी होगी, ये भी 25 सेंटीमीटर। रास्ते की कुल लंबाई कितनी है, 25। तो दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर इसकी दूरी कही जाएगी। इसके बाद में मैं फिर बता दे रहा हूँ विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से मैं बता दूँ, हाँ ये ब्लू है, इतना में मैं थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ, कहीं तो पढ़ना है। क्या होता है विस्थापन, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है कि इसमें मैं ये बता दे रहा हूँ कि पाथ का जो न्यूनतम डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट ये बता दूं कि किसी भी जो रास्ता है, किसी भी पाथ का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, जहां से चलना शुरू हुआ, बिंदु के बीच की लंबाई विस्थापन होती है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो विस्थापन अब क्या होगा, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ से चलना ऑब्जेक्ट शुरू किया था, अरे यहीं से तो चलना ऑब्जेक्ट शुरू किया था, फिर उसके बाद में यहाँ पर आकर अपनी पूरी कहानी खत्म कर दी। यहाँ पर पूरा कहानी क्या हुआ, यहाँ पर आकर वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रुक गया। तो जब यहाँ पर आकर रुक गया तो क्या हुआ कि अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम, ये प्रारंभिक और ये अंतिम, तो मैंने क्या लिखा है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो लंबाई वही विस्थापन होगी। तो बीच का जो सीधी लंबाई है, यहाँ पर मैं सीधी जोड़ दे रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ पर सीधी जोड़ दो, मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए। तो यहाँ से स्ट्रेट एकदम से ऐसे खींच दो, और अगर ये 1 सेंटीमीटर आया, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर आया तो विस्थापन कुल क्या होगा, तो यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट, ये 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कही जाएगी। अच्छा, दूरी क्या है, दूरी में तो मैग्नीट्यूड केवल है, इसमें तो कोई दिशा से मतलब नहीं है। और मैंने ये बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी जो था उसमें मैंने बताया था
कि जिसे मापा जा सके, और उसको दो भागों में बांट दिया था, सदिश राशि और अदिश राशि। तो जो सदिश राशि थी उसमें क्या बताया था कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, अर्थात परिमाण और दिशा दोनों हो, वो सदिश होता है। और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो इसमें दिशा से कोई तो मतलब नहीं है, ऐसे गया किधर भी गया, तो दूरी से तो कोई मतलब नहीं है। तो दूरी क्या होगा, दूरी होगा अदिश राशि। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि किस दिशा में है। अगर यहाँ से इसमें तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि तय है कि यहाँ अगर अंतिम था तो किस डायरेक्शन में, मतलब उसका प्रारंभिक होगा। तो अंतिम और प्रारंभिक को डायरेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सदिश राशि है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, एक सेंटीमीटर है, और डायरेक्शन भी इसमें है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि होगा। मैं ये लिख दूँ, दूरी क्या होगा, दूरी अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा सदिश राशि। ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा, इसके बाद में और मैं दूरी और विस्थापन के बारे में और कुछ बात बता दूं। फिर उसके बाद में, अभी तो लेक्चर बहुत फिर लंबा हो जाएगा, फिर उसके बाद में दूरी और विस्थापन के बाद में मैं आगे फिर अगले वीडियो में फिर सब कुछ लगभग निपट जाएगा। हद से ज़्यादा 2 लेक्चर पढ़ना है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, नहीं तो फिर पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ हो जाएगी। अच्छा, तो दूरी है, दूरी में मैंने ये बताया डिस्टेंस में ये तो अदिश राशि होता है। और दूरी क्या होता है, तो दूरी हमेशा से पॉजिटिव होगा, दूरी हमेशा से पॉजिटिव होगा। अरे यार, यहाँ से अगर यहाँ भी जाओगे तो कुछ तो पाथ कवर करोगे, तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये माइनस कैसे हो जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट है जो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। ये दूरी क्या होगा, तो दूरी कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से चला और ऐसे घूमते 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 अगर यहीं पर आ गया तो टोटल लंबाई जितना कवर किया इस ऐसे करके ये सब दूरी में ऐड कर दिया जाएगा। और क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट शुरू किया और ऐसे ऐसे करके और फाइनली अगर उसी बिंदु पर पहुँच गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब दोनों सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच की लंबाई कुछ बचा ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो सकता है केवल, और ये क्या होगा, तो ये पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन जीरो भी हो सकता है। कब होगा, तो जीरो कब होगा, इसके लिए एक केस है कि जीरो कब होगा, तो प्रारंभिक बिंदु मतलब इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर मैं लिख दूँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक हो। अच्छा, बहुत सारे किताब में ये दिया है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, वो गलत दिया है। जैसे बहुत सारी किताब हैं, मेरे पास भी एक बुक था, उसमें लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट, जहाँ भी लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, वो एकदम से सरासर गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का दूरी है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जैसे कोई बोले कि टाइम ऋणात्मक, तो यार समय कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। तो उसी तरह दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन नेगेटिव कहाँ से हो जाएगा, अगर यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और यहाँ तक उसका
दूरी तय किया और फिर फाइनली ऐसे घूम के फिर यहाँ आ गया। तो ऐसा थोड़ी था कि यहाँ से चलना किया और यहाँ से आ गया। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, अगर इधर 5 सेंटीमीटर है और ये 2 है तो यहाँ से 5 गया फिर 5 आया 10, और फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो ये 2, तो क्या होगा 5 गया फिर 5 आया और फिर 2 इधर आ गया तो फिर 2, तो टोटल डिस्टेंस तो 12 सेंटीमीटर होगा। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। अगर और ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल 2 पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, ये तो डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर या किलोमीटर जो भी है वो होगा। तो ये 2 सेंटीमीटर, एक नेगेटिव कहाँ से गया, जो टीचर नेगेटिव पढ़ाता है वो चूतिया बना रहा है, उससे सावधान। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद में फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो भी पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे चाल क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, त्वरण क्या होता है। अच्छा, गति के नियम जो दिए थे तो 1687 में मैंने बताया था, न्यूटन ने एक बुक लिखा था प्रिंसिपिया और ऑप्टिक्स। तो प्रिंसिपिया में उन्होंने ये बताया था गति के नियम के बारे में, तो गति के उनका 3 नियम था। और केपलर साहब ने सौरमंडल की जो खोज हुआ था कोपरनिकस द्वारा, तो उसके बाद में केपलर ने गति के ग्रहीय नियम बताए थे। तो गति के ग्रहीय नियम भी पढ़ लेंगे। तो वो 3 नियम और 3 नियम गति के ग्रहीय नियम, तो 6 नियम। और इसके बाद में जो चाल, वेलोसिटी ये सब होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर जिन लोगों का CBT 1 में 60 से एबव आ रहा है या 50 से एबव आ रहा है वो तो तैयारी करे जम के, और जिनका कम आ रहा है वो भी तैयारी करे, क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना है। एक ही एग्ज़ाम से ज़िंदगी डिसाइड नहीं होता है। अच्छा, फिर अंत में मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और फिर उसके बाद में प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं तो उसको वे वहाँ से आसानी से देखते जाएंगे, और बेल आइकन को अगर प्रेस कर देंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आसानी से उन लोगों को मिल जाएगी। इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में बाकी जो छूटा है वो पढ़ेंगे, और कुछ दिनों में बाकी सब्जेक्ट भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर बाकी क्लासें भी आराम से मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।